तज़करा रहता है दिल से सहरो शाम उनका, तज़करा रहता है दिल से सहरो शाम उनका, लब तक आ न जाए भूले से कहीं नाम उनका। ज़िंदगी क्यों हमतन गोश हुई जाती है, ज़िंदगी क्यों हमतन गोश हुई जाती है, कभी आया है जो आएगा पैगाम उनका। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और पिछली वीडियो में जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखे थे वो रिवीज़न के क्वेश्चन थे, और उन्होंने क्वेश्चनों में मैंने अपनी आवाज़ को बंद कर दिया था और आपको क्वेश्चन पढ़ना था और आंसर देना था। आज हकीकतन जो सवाल हैं उन पर हम बात करेंगे। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। आप उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सवाल शुरू करने से पहले दो बातें आपके बीच में रखूँगा। एक बात तो ये है कि LT ग्रेड जो है उसका फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कहते हैं जनरल क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो आएंगे, उसकी वीडियो मैंने बना के रखी हुई हैं और प्लेलिस्ट में जा कर के GK GS करके आप देख सकते हैं। उसका LT ग्रेड नाम करके सर्च करके देखेंगे। और राजस्थान में अगर जिसने भी TGT PGT का एग्ज़ाम देने के लिए डाला हुआ है फॉर्म अपना, तो उनका भी जो फर्स्ट पेपर है, उर्दू तो सभी पढ़ाते हैं, तो उर्दू के साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी तैयारी आपको कराई जाएगी। राजस्थान का भी पूरा सिलेबस मैं आपके सामने कंप्लीट करूँगा और ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, आप देख सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के बाद अच्छे क्वेश्चन लगें तो लाइक कर सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। पहला सवाल है, नज़्म की जमा क्या होगी? यानी नज़्म जो है वो वाहिद लफ्ज़ है, इसकी जमा अगर आपसे पूछा जाए बहुवचन इसका क्या होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। देखो, मंजूमात आपको याद रखना चाहिए। जिस तरह से मस्जिद होता है तो उसका कहीं कहीं जो है जमा उसकी मसाजिद बता दी जाती है। इसी तरह से आपको ये जो एक चीज़ और याद रखिए, ये LT ग्रेड है और UP TGT का जो एग्ज़ाम है उसमें ये चैप्टर शामिल किया गया है कि आपसे वाहिद और जमा जो है वो पूछी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आंसर सभी का सही हुआ होगा। अच्छा, ए वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है मंजूम, तो मंजूम क्या होता है? दरअसल जो नज़्म के फॉर्म में जो भी चीज़ लिखी जाएगी जिसमें बहर वज़न होता है वो सभी चीज़ मंजूम ही कहलाएगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला सवाल है, कुछ मुतफरिक सवाल हैं जिनकी मैं आपके सामने बात कर देता हूँ। और देखिए, इसी माह में जो कोलकाता है उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए भी बहुत अहम क्वेश्चन ये होने वाले हैं। इब्तदा में मरसिया किस हैयत में लिखे गए? तो शुरुआत में मरसिया किस हैयत में लिखे गए, थोड़ा सा सवाल पर गौर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और दोनों में से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। कोई दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा। या तो आपके सामने ऑप्शन दिया जाएगा कसीदा, याद रखिएगा कसीदा जो है उसी वाली हैयत में, यानी पहला मिसरा जो है गैर मुतफरिक और गैर काफिया होगा और उसी के साथ में दूसरा जो मिसरा होगा वो काफिया, यानी गज़ल की जो टेक्निक है, हैयत है, उस हैयत में या तो शुरू में मरसिया लिखे जाते थे और फिर या फिर कसीदा, क्योंकि कसीदे से ही गज़ल निकली है। तो कसीदे का अगर ऑप्शन नहीं है तो आप गज़ल वाले ऑप्शन को लगाएंगे। ये चीज़ आपको किसी भी कीमत पे भूलनी नहीं है, आप किसी भी उर्दू के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, मुसद्दस जो है ये तो सौदा के बाद में लिखना शुरू हुआ है, सौदा से मुसद्दस में लिखने शुरू हुए थे मरसिया। अगला सवाल है कि हसरत मोहानी का कलाम कितने दीवानों पर मुश्तमिल है? तो कुल मिलाकर के उनके कितने दीवान जो हैं वो माने गए हैं? और उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा और इसमें आंसर जिसने बच्चे ने दिया होगा ए, यानी 13 दीवानों पर मुश्तमिल है। ये किसी भी कीमत पर आपको नहीं भूलना है। सभी लोग अपने क्वेश्चनों को देखिएगा और जिनके क्वेश्चन गलत होते हैं उनको अपने पास नोट करना चाहिए। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको मेरी बुक शाहीन में मिल जाएंगे। शाहीन को आप ख़रीद सकते हैं और शाहीन जो है आपकी मर्ज़ी है, दिल चाहे ख़रीदे दिल चाहे ना ख़रीदे, लेकिन मेरे ख़्याल से UP के जो एग्ज़ाम हैं या जो वनडे एग्ज़ाम जो भी हैं ऑब्जेक्टिव, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें 2000 MCQ भी दिए गए हैं। इस बुक को आप ले सकते हैं, स्क्रीन पे इसका नंबर आपको दिख रहा है। लेकिन मेरा नज़रिया वही है कि अच्छा लगे तो लीजिए, अच्छा लगे ना लीजिए। बहुत अच्छे मतलब जो है इसकी रेटिंग आ रही है और बहुत अच्छी तरीके से इसकी बिक्री हो रही है। इसी तरह से वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं। अगला सवाल देखिए,
मदह लफ्ज़ की जो ज़िद है वो क्या होगी। ये लफ्ज़ जो है इसकी ज़िद आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। ज़िद का मतलब होता है उल्टा, यानी उल्टा क्या, जैसे सुबह है तो उसकी ज़िद में जो है शाम हो जाएगी, रात है तो दिन हो जाएगा। तो मदह मतलब आपको मालूम ही है, उसका क्या नाम तारीफ़ होती है, तो फिर इसमें आंसर आपका ए ही सही होगा। ज़म आपको याद रखना है, इसका उल्टा होने वाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, सवाल है हाँ जिन लोगों के मुल्क में ये सब ज़ेरे ये मिसरा है और शेर मुकम्मल करना है कि जिन लोगों के मुल्क ये सब ज़ेरे नगी था, तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा। शेर इसको नोट कर लीजिएगा, चूँकि आ चुका है एग्ज़ाम में, तो कहीं रिपीट ना कर दें, तो इसलिए आपको हर हाल में याद ही रहना चाहिए क्या होना चाहिए इसमें। तो आपका आंसर सही होगा बी, जिसने भी दिया होगा बी उसका आंसर सही है। नाम आज कोई यहाँ नहीं लेता है उन्हों का, यह आंसर आपका बी सही होने वाला है। अगला सवाल है, दामनी यूसुफ फैज़ की लिखी हुई किताब की सिनफ़ी हैसियत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर हाल में इसको आपको अपने पास नोट करना चाहिए। तो दामनी यूसुफ जो है ये किताब किसकी है, तो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की है। देखिए फ़ैज़ हर जगह पूछा जाता है, यूजीसी नेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी पीजीटी हर किसी के सिलेबस में है, और ऐसी चीज़ें आपसे पूछ सकता है जो आपने देखी ना हो या आपको जल्दी मिले ना। जैसे हार्ट अटैक मैंने बताई थी, इसकी नज़म आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए फ़ैज़ की। या फिर क्वारंटाइन अफसाना किसका है, यह हर हाल में आपको याद रखना चाहिए, बेदी का था। इस तरह की चीज़ें पूछते हैं जो चलन में नहीं रहती हैं। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा सी खतूत का मजमू, उसका आंसर मेरे ख़्याल से सही होगा। सी आंसर आपका सही होने वाला है। अगला सवाल है, नज़र सौदा और नज़र गालिब, ये दोनों नज़में हैं, नज़र सौदा और नज़र गालिब, यहाँ से आपको नोट कर लेना चाहिए दोनों को। तो दोनों नज़में लिखी हुई किसकी हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर क्वेश्चन मैंने कहा था अच्छे लगते हैं तो लाइक करना चाहिए, नहीं तो डिसलाइक कर देना चाहिए। और इसी तरह के वीडियो हासिल करने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं और साथियों को शेयर कर सकते हैं जो उर्दू की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जीके जीएस वाले की तैयारी ज़रूर करना चाहिए चैनल पे, उसको भी मैं इसी तरह से उर्दू की तरह तैयार करा रहा हूँ, ताकि आपको कम जो है वक्त में तमाम अच्छी चीज़ें आप तक पहुँच जाएँ। देखिए, ये भी नज़में जो दोनों हैं वो फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की हैं, जिसने आंसर दिया होगा डी उसका आंसर सही है। इसके बाद में अगला सवाल है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के नाम से एक सन मनाया गया था जिसको स्पेशल डे कहते हैं, स्पेशल फ़ैज़ डे, यानी फ़ैज़ के नाम पे यौम फ़ैज़ के तौर पे कौन से साल को मनाया गया था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए और ये होगा 2011, कराची पाकिस्तान वगैरह में इसको मनाया गया था। तो फ़ैज़ जो हैं वो हर जगह शामिल हैं सिलेबस में, तो हो सकता है कहीं इस तरीके की चीज़ें ना पूछ लें। अभी एक ये सवाल और भी है जो इससे पहले पूछ चुके हैं इसके बारे में, और ट्रेंडिंग में ये सवाल है, तो आपसे पूछ सकता है ज़िंदा रूद, तो ज़िंदा रूद किसकी सवाने उम्री है। देखिए, दो तरह के यहाँ पे सवाल हो सकते हैं कि ज़िंदा रूद जो है वो किसकी लिखी हुई नज़म है, ये किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है, तो ये सवाल अलग हो जाएगा, और किसकी सवाने उम्री है तो यह सवाल अलग हो जाएगा। अल्लामा इकबाल के बेटे हैं जावेद इकबाल की तसनीफ़ पूछी जाए किसकी है तो आंसर आपका होगा जावेद इकबाल, लेकिन किसकी इसमें सवाने है तो आपका आंसर हो जाएगा इकबाल। तो जिस बच्चे का आंसर होगा बी उसका आंसर एकदम राइट है, बी आंसर सही होने वाला है। ज़िंदा रूद जो है वो सवाने लिखी गई है, किसकी लिखी गई है तो इकबाल की लिखी गई, उनके बेटे ने लिखी है। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सा शायर तहरीफ निगारी के लिए जाना जाता है। देखिए, बच्चों के कमेंट आए हैं कि एक्सप्लेन कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, मैं भूल गया था, ऐसे ही क्वेश्चन में कराने लगा। यहाँ से देखिए, उर्दू में आपसे पूछा जाता है कि तंज़ो मज़ा है वो कहाँ से आया है, तो हुजू निगारी को आप जानते हैं कि हुजू निगारी ऐसी चीज़ है जिससे उर्दू शायरी है या फिर नस्र है, उसमें तंज़ को पैदा किया गया है और तंज़ से मज़ा पैदा किया गया है।
तो हुजू आपका आंसर सही होना चाहिए था। अब तहरीफ निगारी दरअसल क्या चीज़ है, इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो अब आंसर इसमें आपका सही क्या होगा, इसमें होगा हिज्र। ये भी एक शायर हैं और जो तहरीफ निगारी के लिए ही जाने जाते हैं। तो जो पैरोडी होती है दरअसल उसी को तहरीफ निगारी कहते हैं। अब पैरोडी तो आप जानते हैं, पैरोडी लफ्ज़ जो है वो अंग्रेज़ी का है, तो उसी पैरोडी लफ्ज़ को जो है वो तहरीफ निगारी में बदल दिया गया है। दरअसल होता क्या है कि किसी भी शायर का लिखा हुआ कलाम जब कोई दूसरा शायर उसी ज़मीन उसी बहर में मज़ाहिया अंदाज़ में पेश करता है तो वो हो जाता है पैरोडी। जैसे लाहौर का जोग्राफिया है तो उसको लिख दिया गया है पंजाब का जोग्राफिया के नाम से, या और भी इसी तरह की तसानीफ़ें हैं। इसी तरह से एक और सवाल जो है वो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, अभी तक बहरहाल मेरी नज़र में तो नहीं पूछा गया। वो नाम आपको याद रखना है कि जो इकबाल की नज़म है, हर हाल में आपको याद रहना चाहिए, और उस नज़म का है शिकबा। इकबाल की नज़म है शिकबा, जो आपको किसी भी कीमत पे नहीं भूलना चाहिए। उसकी भी तहरीफ़ की गई थी। किसने की थी? तो जाफ़री ने की थी। सैयद मोहम्मद जाफ़री हैं जो बहुत बड़े जो है तहरीफ़ निगार हैं। नाम आपको याद रखना चाहिए, सैयद मोहम्मद जाफ़री। ये क्या है? ये तहरीफ़ निगार हैं, यानी पैरोडी करते हैं, और इन्होंने इकबाल की नज़म शिकबा की पैरोडी की है। ये किसी भी कीमत पे आपको नहीं भूलना है। उम्मीद करता हूँ सभी को याद रहेगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है चोर और खुदा किसकी हुई लिखी हुई नज़म है। तो चोर और खुदा ये आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। देखिए ये लिखी हुई हैं राजा मेहंदी अली ख़ान की। राजा मेहंदी अली ख़ान को आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। देखिए आपको लगता होगा ये नया नाम है, नया बिल्कुल भी नहीं है। राजा मेहंदी अली ख़ान साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी के फ्रेंड थे, और फिल्मों में इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे हैं। आई थिंक 2500 गाने लिखे हैं राजा मेहंदी अली ख़ान ने, और बहुत टाप के। ये गाना आपने सुना होगा लता मंगेशकर का, अगर मुझसे मोहब्बत है तो सारे गम मुझे अपने गम दे दो, वो हर एक आंसू जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरी कसम दे दो। यह राजा मेहंदी अली ख़ान का लिखा हुआ है। तो राजा मेहंदी अली ख़ान के बारे में आपको इतनी चीज़ें हैं। इसके बाद में है इनकी जो ये लिखी हुई नज़म है। इसके बाद में मुलाकात नाम की भी इन्होंने एक नज़म लिखी थी राजा मेहंदी अली ख़ान ने, जो उर्दू अदब में शामिल है। उनकी बात करते हैं, मूवियों में तो बहुत इसने काम किया है। इसके बाद में है अजी पहले आप। ये भी लिखी हुई नज़म अगर पूछा जाता है तो वो राजा मेहंदी अली ख़ान की है। मैं बहुत आहिस्ता से बताता हूँ ताकि आप नोट भी कर पाएँ और आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर पाएँ। आगे देखिए, तहरीफ़ निगारी दरअसल किस चीज़ का नाम है। तो ये तो मैंने अभी एक्सप्लेन में आपके सामने बता ही दिया था, और ये अब किसी बच्चे का गलत हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो ये उर्दू में मज़ा निगारी के लिए आई है। मैंने कहा था हुजू, और हुजू निगारी हुजू गोई, उससे मज़ा पैदा किया गया। फिर ज़राफ़त के लिहाज से मतलब जो है काम एक गालिब ने शुरू कर दिया अपने ख़तों के ज़रिए, उसके बाद में अकबर इलाहाबादी ने शुरू किया, और फिर इन दोनों के बाद में अवध पंच ने बचा खुचा काम शुरू कर दिया। अवध पंच के बाद ये मैं सिस्टमेटिक इसलिए बता रहा हूँ कि मेंस अगर आपको लिखना पड़े और आपसे तहरीफ़ निगारी पर मजमून पूछ लिया जाए तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो अवध पंच, और अवध पंच के बाद में आप फसाना आज़ाद को लिख सकते हैं, जिसमें तंज़ो मज़ाह का बयान हुआ, और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है। रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, कन्हैया लाल कपूर, ये तमाम लंबी एक लाइन है। बंदा नवाज़ गेसू दराज किस सन में दिल्ली से गुलबर्गा पहुँचे थे? बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, और ये भी आपको हर हाल में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। जैसे एक सवाल बनता रहता है कि दक्कन से वली दक्कनी ने दिल्ली का सफ़र कब किया था। अब इसी तरह से बंदा नवाज़ गेसू दराज ने दिल्ली में इनके बहुत सारे शागिर्द थे बंदा नवाज़ गेसू दराज के, जिनके बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने गुलबर्गा से इन्होंने जो है सफ़र किया था। अच्छा, किस सन में किया है? तो दिल्ली से 1399 में किया है। ये बात आपको हर हाल में याद रहे। मेराजुल आशिकीन है, तवातुल वजूद है, शिकारनामा है, तमाम इनकी तसानीफ़ें हैं जो आपको मेरी बुक शाहीन में इसके बारे में सारी चीज़ें मिल ही जाएंगी। आगे दर्ज झेल में से किसका उसलूब मुकफ़ा है? अब सवाल देखिए, मुकफ़ा और मुसज्जा अगर लगा दिया जाता है लफ्ज़ तो फिर सवाल चेंज हो जाता है, और सिर्फ मुकफ़ा है तो फिर उसलूब मुकफ़ा अगर पूछा जाता है तो वो अलग चीज़ है। मुकफ़ा का मतलब होता है ऐसी नस्ल लिखी जाए जिसमें काफ़िया बार बार घूमते रहें, अल्फाज एक ही जैसे, जैसे कुरान है।
वो जिस टेक्निक में लिखी गई वो उसलूब मुकफ़ा ही है। तो मुकफ़ा जो है, मुझे अरबी आती नहीं है बट लोगों को मैंने पढ़ते वो सुना है, या जो है तरावियों में नमाज़ पढ़ने आप पीछे जाएंगे तो मौलाना जो है इमाम साहब वो कुरान पूरी सुनाते हैं, तो उसको सुनोगे तो आपको पता चले जाएगा, अगर आपको जानकारी है थोड़ी बहुत नस्र लिखने में। एक वीडियो हम आपके सामने लाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे अगर आपको राइटर बनने का शौक़ है तो राइटर में बहुत रुपया पैदा किया जा सकता है, और कैसे उसकी ब्लॉगिंग कर सकते हैं और कैसे आप किताबें लिख सकते हैं, वो बाद में बताएंगे, या आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। खैर, तो इसमें जो है वो पकड़ लेंगे आप बहुत आसानी से सबरस। तो सबरस जो है वो मुकफ़ा और मुसज्जा नहीं है, मुकफ़ा है, और मुसज्जा भी अगर लगा होता है तो आपका आंसर सही हो जाता है, फिर फसन आ जाए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल आपके सामने है कि शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब कौन सी है। तो शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए फटाफट। तो इसमें जो पहली नसरी किताब आपसे पूछी गई है वो आंसर आपका सही होगा डी। जिस भी बच्चे ने दिया होगा डी आंसर उसका एकदम राइट होने वाला है। देखिए 1731 आपको सन याद रखना चाहिए, 1731 जो है नूरुल हसन नकवी के मुताबिक इस किताब को मुकम्मल किया गया है। किस किताब को? तो वो है करबल कथा। यह हर हाल में आपको याद होना चाहिए। मुल्ला वाज काशवी की किताब थी रोज़तुश्शौदा का, ये तर्जुमा है, या उसको देख करके ही ये लिखी गई है। बहरहाल तर्जुमा भी कहा जाता है। नसरी नमूने जो हैं वो बहुत ही अहम नसरी नमूने हैं। और इसके बाद यानी ये करबल कथा के बाद जो सबसे अहम नसरी नमूना हमको मिलता है वो शुमाली हिंद में मिलता है हमें, मरासी इसका लिखा हुआ जो है सौदा का। तो उसमें सौदा ने जो मरासी अपना मजमुआ लिखा था, इंतखाब लिखा था, उसमें उससे पहले जो पेशे लफ्ज़ उसमें दिया उसने अपने मुकदमा लिखा है, तो वो जो नस्र इस्तेमाल की है तो इसके बाद में उसी का नंबर आता है। वो नस्र ऐसी नस्र है जो शुमाली हिंद के कई नमूनों में मानी जाती है। अब ये सवाल देखिए, सवाल है कि मीर तक़ी मीर की मसनबी है शोला इश्क को किसने उर्दू नस्र में मुंतकिल किया है। यानी सवाल इतना सा है कि आपकी जो लिखी हुई नज़्म है, मसनबी है मीर तक़ी मीर की शोला इश्क, उसको नस्र में किसने मुंतकिल किया है। ये बात आज तक कोई साबित नहीं कर पाया, कोई माइकल साबित नहीं कर पाया कि किसने किया है। लेकिन हमारे प्रोफेसर जो बैठे हुए हैं या पेपर बनाते हैं उनके दिमाग की उपज कह सकते हैं, और वो तो जिल्ले इलाही हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ जितने उर्दू के प्रोफेसर हैं जो पेपर बनाते हैं, इनकी नाम और इनका शक्ल एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए समाज को, कि पेपर हो जाने के बाद में कम से कम सरकार को इतना कर देना चाहिए कि इनकी शक्ल बाद में ज़रूर अखबार में छपनी चाहिए कि ये वो महान विभूतियाँ हैं जो करोड़ों साल के बाद पैदा हुई दुनिया के अंदर, और फिर उसके बाद इन्होंने ये महान काम उर्दू में किया है कि 50, 60, 70, 80 सवाल बनाते हैं, उसमें 10-15 इनसे गलत हो जाते हैं। क्या कह सकते हैं, पान चबाते रहते हैं, गुटखा चबाते रहते हैं, पेचर पचर थूकते रहते हैं बैठ के ऑफिस के अंदर, और शोषण करते रहते हैं। मुझे पता चल जाएगा इनका जिस दिन भी नाम, इनका फ़ोटो और डिटेल चाहे कुछ भी हो जाए, हम ज़रूर इनका यूट्यूब पर दिखाना शुरू कर देंगे। तो इन्होंने सौदा को माना हुआ है, मेरा खून खौल जाता है इनको देख करके। सौदा को माना क्योंकि ये अपडेट नहीं रहते हैं, हज़ारों की तादाद में इनकी गलतियाँ मिलेंगी। आप NCERT उठा करके देख लीजिए, उसी की में ये जाहिलत के तौर पे मानेंगे सही, और उसमें बेशुमार गलतियाँ हैं। मतलब इतनी गलतियाँ हैं कि शायद ही किसी किताब में इतनी गलतियाँ हों, कि मतलब कुछ पता ही नहीं। कोई अगर 1803 में पैदा है तो उसका आगे ऑब्लिक लगाकर 1835 भी लिख देंगे, मतलब उसका पता नहीं कि इसमें पैदा हुआ कि ये 35 साल बाद भी पैदा हुआ है। ऐसे सैकड़ों उसमें डेट मिलेंगे। तो अब यहाँ पे सौदा को सही माना है और ये सवाल पूछा जा चुका है, जबकि साफ साफ नूरुल हसन नकवी ने भी लिखा है और कई लोगों ने लिखा है कि आज तक इसे किसी ने साबित ही नहीं कर पाया किसने किया है। खैर, इस पर हम ना उलझ करके आगे बढ़ते हैं। आगे है शाह अब्दुल कादिर के वालिद का नाम क्या था। ये थोड़ा सा आप इस पर गौर कर लीजिए और इसको हो सके तो अपने पास नोट कीजिए। तो इसमें आपका नाम जो सही रहेगा वो शाह वलीउल्लाह। देखिए शाह वलीउल्लाह जो हैं, इन साहब के 2 बेटे हैं। कौन कौन से बेटे हैं? रफ़ीउद्दीन है और एक और इनके बेटे थे, रफ़ीउद्दीन इनका एक है और अब्दुल कादिर। आपको याद रखना है शाह अब्दुल कादिर जो हैं वो इनके बेटे हैं। तो शाह अब्दुल कादिर और रफ़ीउद्दीन ये दोनों बेटे किसके हैं? तो शाह वलीउल्लाह के हैं। याद रखिएगा, दोनों बहुत होनहार हैं और दोनों ने कुरान जो है उसका उर्दू में तर्जुमा किया था। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि रफ़ीउद्दीन ने जो कुरान का तर्जुमा किया था वो 1786 में किया था,
और अब्दुल कादिर जो हैं इन्होंने जो कुरान का तर्जुमा किया था वो 1790 में किया था। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे है दर्ज झेल में से किसका उसलूब रंगीन और मुकफ़ा है। तो रंगीन और मुकफ़ा, देखिए यहाँ पर भी मुसज्जा नहीं आया है, तो उसलूब रंगीन और मुकफ़ा ये बहुत टेक्निकल सवाल है। तो रंगीन और मुकफ़ा किसका है, तो ये आंसर आपका सही होगा। 9 तर्ज मुरस्सा आपको याद रखना तहसीन की किताब, उसमें आपको सही आंसर होगा। और सिर्फ मुकफ़ा हो जाता तो सबरस हो जाती, मुकफ़ा मुसज्जा हो जाता तो फसाना अजाइब हो जाती। आंसर देखिए एक बार फिर से मैं क्लियर करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ ताकि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन गलत ना पहुँच पाए, लेकिन उसके बावजूद गलतियाँ होती हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपका बेहद शुक्रगुज़ार रहूँगा। और एक आध गलतियाँ जो आपने बताई हैं वो किताब में मैंने सही करवा दी गई हैं और किताब एकदम बिल्कुल सही कर दी गई है। तो अगर आपसे सिर्फ मुकफ़ा पूछा जाए कि किसका उसलूब है तो सबरस का है, मुकफ़ा मुसज्जा किसका है तो फसाना अजाइब का है, और उसलूब रंगीन और मुकफ़ा किसका है तो वो है 9 तर्ज मुरस्सा। इस तरह से आपको सवाल को जस्टिफाई करना चाहिए। इसके बाद में अगले सवाल पे हम लोग पहुँचते हैं और सवाल है अता हुसैन तहसीन दर्ज झेल में से किसके दरबार से वाबस्ता थे। तो किसके दरबार से वाबस्ता थे ये आपको बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। बहुत अच्छा सवाल है और ये भी सवाल थोड़ा सा ऐसा है जो आसानी से तो नहीं बताया जा सकता है, बाकी आपको मालूम हो तो अलग बात है। तो शुजाउद्दौला का नाम आपको याद रखना है। फैज़ाबाद का जब जिक्र होगा तो शुजाउद्दौला का जिक्र होगा। देखिए मुझे उर्दू नहीं आती है, बहुत अदना सा बहुत छोटा सा तालिब इल्म उर्दू को हूँ और खुदा करे मुझे उर्दू आ जाए। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आंसर उम्मीद करता हूँ सभी का सही हुआ होगा। अगला सवाल है कि इंजील का उर्दू में तर्जुमा किस सन में हुआ था। इंजील का जो बाइबिल है उसका उर्दू में तर्जुमा कब हुआ था। देखिए यहीं तक सवालों पर हम बात करते हैं और स्क्रीन पर आपको जो बुक दिख रही है उस बुक को ख़रीद करके आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं उर्दू की। राजस्थान के जो जीके जीएस का पेपर है उसका आप राजस्थान जीके जीएस के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप जा कर के तैयार कर सकते हैं। और यूपी का जो एलटी ग्रेड है, जीआईसी का जो पेपर होगा उसमें जो जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे उसकी भी सीरीज़ में चला रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सही से अगर आप लग गए तो आपका काम हो जाएगा। आंसर आपका सही होगा 1748। 1748 जो है इसमें आंसर सही है, आंसर नंबर बी आपका सही होने वाला है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना चाहिए, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की जब भूमिका तैयार हो रही थी तब ये सारे काम इंजील का तर्जुमा है, कुरान का भी पीछे पढ़ रहे थे उसका तर्जुमा है, ये सब फोर्ट विलियम कॉलेज से। अमूमन हम लोग जानते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने तर्जुमा कराने का काम किया, लेकिन उससे पहले देखिए क्या बहुत काम हो चुका था, लेकिन मजहबी ज़्यादातर किताबों का तर्जुमा हुआ था। उसके बाद में 1783 के अंदर जो है वो गिलक्रिस्ट हिंदुस्तान आए और 1783 में गिलक्रिस्ट हिंदुस्तान आए और गिलक्रिस्ट ने ही इसका आकर के काम को आगे बढ़ाया था फोर्ट विलियम कॉलेज के। ठीक है, अब यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी मशवरा है कमेंट कर सकते हैं, बगैर स्किप किए हुए वीडियो देखा कीजिए, धैर्य बना कर करिए। इन्नल्लाह मास साबिरीन, खुदा सिर्फ सब्र करने वालों के साथ में है। बहुत सब्र के साथ देखिए और आराम से टेंशन फ्री होकर के तैयारी कीजिए।